सुप्रभात। आज हम नगेंद्र की पुस्तक से पृष्ठ संख्या 47 का अध्ययन करने जा रहे हैं। कल हमने 46 पेज में पढ़ा था कि प्रथम रचना के बारे में पढ़ा था कि प्रथम कवि किसको स्वीकार किया है नगेंद्र जी ने। सब विद्वानों का हमने मत देखा था। आज हम देखते हैं सीमांकन को। देखिए, सबसे पहले देखिए पृष्ठ संख्या 47 से, सरहापाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी ईस्वी 769 ईस्वी निश्चित हो जाती है। हमने सरहापाद को क्या माना था? हम पीछे पढ़ के आए, उसे हिंदी का प्रथम कवि मान लिया था। क्यों माना गया था? क्योंकि सरहापाद ने दोहा शैली को, एक पद्य शैली को पदों में लिखने का एक ढंग लेके आए थे। कौन लेके आए थे? सरहापाद लेके आए थे। धीरे धीरे और भी सिद्ध कवियों ने इस बात को अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसका बहुत अच्छे से प्रभाव कहाँ पड़ा था? जाकर भक्ति काल के लोगों ने भी सरहापाद को देखते देखते इस शैली को अपना लिया। इन्होंने कुछ नया शैली हमारे सामने लेके आए थे। इसी आधार पर सरहापाद को क्या मान लिया गया? प्रथम कवि मान लिया गया। तो सरहापाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा कब से मानी जाती है? 8वीं शताब्दी ईस्वी यानी 769 ईस्वी निश्चित हो जाती है। यही 769 ईस्वी किसने स्वीकार किया है सरहापाद का समय? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 769 ईस्वी जो निश्चित हुई है, ये राहुल जी ने माना था। राहुल संकृत्याय ने भी सरहापाद का समय 769 माना था। और उधर से विनयतोष भट्टाचार्य ने कितना माना था? 633 ईस्वी माना था। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सरहापाद का समय राहुल संकृत्यायन के अनुसार कितना है? तो 769 है। और विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 ईस्वी है। लेकिन जो स्वीकार किया गया वो 769 को ही स्वीकार किया गया। यह सीमा राहुल संकृत्यायन के मत पर आधारित है। बिल्कुल। फिर आगे देखिए, कहते ग्रियर्सन आए, शिव सिंह आए, मिश्र बंधु, गुलेरी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इससे बहुत दूर तक सहमत हैं। कहते जो ये सीमांकन किया गया ना कि सरहापाद का जो समय है वो 769 ईस्वी स्वीकार कर लिया जाए, जो राहुल संकृत्यायन मानते हैं। लेकिन इस सीमांकन से इस अवधि को ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, गुलेरी, हजारी जी और राम कुमार वर्मा बहुत दूर तक सहमत है। दूसरी बात, कहते दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है। एक लोग तो ये नहीं मानते कि सरहापाद का समय ये होगा, ये लोग नहीं मानते। ग्रियर्सन, शिव सिंह, मिश्र बंधु ये सब लोग दूर से इस बात से सहमत है। दूसरा पक्ष क्या है? इसमें उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं। दूसरे कैटेगरी में वो वाले विद्वान आ जाएंगे जो तो हिंदी साहित्य का आरंभ ही ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं। इन विद्वानों का नेतृत्व करने वालों में किसका नाम लिया जा सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने क्या कहा था? हमने कुछ शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ी थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि मेरे मत के अनुसार, शुक्ल जी के मत के अनुसार मुंज और भोज के समय 1993 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ है। किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है। अब देखिए शुक्ल जी ने क्या कहा था कि पुरानी हिंदी का प्रयोग, तो ये देखो कई लोग तो कह रहे हैं सरहापाद के समय से माना था, लेकिन शुक्ल जी कह रहे हैं कि पुरानी हिंदी का प्रयोग तो शुद्ध साहित्य में हुआ है, वो भी राजा ये मुंज और भोज के समय से 1993 ईस्वी से हुआ है। और राहुल जी क्या कह के बता रहे हैं कि 769 में आ गई थी ये पुरानी हिंदी का प्रयोग, सरहापाद ने शुरू कर दिया था। लेकिन शुक्ल जी कह रहे हैं कि नहीं, मुंज और भोज के समय में आया था पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में, यानी 1993 ईस्वी के आसपास। किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है। अब देखिए हमें ये पता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, फिर पुरानी हिंदी आई होगी। अब यहाँ पर शुक्ल जी का मतलब क्या है? इन्होंने पुरानी हिंदी को ही क्या बोला है? प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश बोला है। यानी आपको शब्द से ही पता होना चाहिए प्राकृताभास, जिसमें हमें प्राकृत का आभास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई है? अपभ्रंश आई है।
प्राकृत का ही आगे रूप बदल कर क्या कर दिया गया, अपभ्रंश कर दिया गया। अब देखिए इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृताभास क्यों कहा है, क्योंकि हमने ये बहुत बार समझा हुआ है कि जब भी कोई चरण आता है, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश क्रम ये चला, जब अपभ्रंश आया होगा तो वो अपने अंदर किसके गुण लेके आया होगा, अपने ऊपर के वाले भाग, अपने ऊपरी भाग का, उसका ऊपरी भाग कौन सा है, प्राकृत है। तो इसीलिए शुक्ल जी ने यहाँ अपभ्रंश के साथ अपभ्रंश को ही प्राकृताभास क्यों कह दिया, उसके ऊपर कौन बैठी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ये जो अपभ्रंश है इसके अंदर कहीं ना कहीं किसके गुण समाहित हैं, ऊपर प्राकृत के गुण समाहित हैं। तभी तो हम कहते हैं ना कि कोई भी जो भाषा का जो चरण होता है वो आगे आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वो अपने पिछले गुणों को भी ग्रहण करता जाता है। यानी अपभ्रंश अपने अंदर किसके गुणों को लेकर आई है, कहीं ना कहीं प्राकृत के गुणों को लेकर आई है। तभी उसके अंदर हमें किसकी महक आती है, अपभ्रंश के अंदर हमें किसकी महक आती है, प्राकृत की महक आती। इसीलिए शुक्ल जी ने कह दिया उसको प्राकृता आभास, यानी उसमें प्राकृत का हमें आभास हो रहा है। आगे देखिए, तथा जिन 12 कृतियों के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया है उनमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं। ये हमने शुक्ल जी की पुस्तक का जब अध्ययन किया था तो पढ़ा था शुक्ल जी ने कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश की केवल 4 पुस्तकें मानी हैं। वो 4 पुस्तकें आपको पता होना चाहिए, अपभ्रंश की 4 पुस्तकें कौन सी हैं। पहली पुस्तक है विजयपाल रासो, फिर हमीर रासो, फिर कीर्तिलता, फिर कीर्ति पताका। ये सारी पुस्तकें क्या है, अपभ्रंश की पुस्तकें हैं शुक्ल जी के अनुसार। कौन कौन सी 4 पुस्तकें हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। हमने इसको कोडिंग से भी करवाया था कि हमारी ही विजय होगी, हमारी ही कीर्तिलता कीर्ति पताका फहराएगी। शुक्ल जी कहते हैं कि भ्रम में मत रहिए, हम अपभ्रंश मतलब भ्रम में मत रहिए, कोडिंग में हम अपभ्रंश मतलब भ्रम में नहीं रहिए, हमारी ही कीर्तिलता कीर्ति पताका फहराएगी, हमारी ही की विजय होगी, हमारी हम से हमारी ही, हमीर रासो से हमारी ही विजय होगी, विजय से विजयपाल रासो, हमारी ही कीर्तिलता फैलाएगी, कीर्तिलता से कीर्तिलता कीर्ति पताका, हमारी ही विजय होगी, हमारी कीर्तिलता कीर्ति पताका फहराएगी। तो इन 4 रचनाओं को शुक्ल जी ने किस इसमें रखा कैटेगरी में, अपभ्रंश की, कि ये 4 रचनाएं अपभ्रंश की हैं। जो बाकी टोटल तो उन्होंने 12 पुस्तकों का अध्ययन किया है, शुक्ल जी ने बताया हमें। उन 12 पुस्तकों में आप 4 तो ये वाली निकाल दीजिए, कौन सी, अपभ्रंश की। अब रही बात 8 पुस्तकें और हैं, जो 8 पुस्तकें और हैं उनको शुक्ल जी ने देशी भाषा की पुस्तकें रखा है, देशी भाषा की पुस्तकें माना है। उन देशी भाषा की पुस्तकों में कौन कौन सी माना है, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ, जयचंद प्रकाश, परमाल रासो, विद्यापति पदावली। ये जो 8 रचनाएं हैं शुक्ल जी ने इनको अपभ्रंश की नहीं माना, इसको उन्होंने देश भाषा की पुस्तकें माना है, यानी देश भाषा की पुस्तकें। ठीक है, आगे चलिए। तो यहीं पर शुक्ल जी कह रहे हैं, यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि जिन 12 कृतियों के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया शुक्ल जी ने, वो 12 कृतियां मैंने आपको भी बता दी हैं, और उनमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां मान रहे हैं। आगे चलकर वीरगाथा काल को अपभ्रंश काल एवं देश भाषा काव्य में विभाजित करके कहते शुक्ल जी ने आगे क्या किया, कहते वीरगाथा काल को अपभ्रंश काल और देश भाषा काव्य में विभाजित करके सरहपाद, देवसन आदि कवियों का भी हमें परिचय दिया। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल में भी आगे किस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि ये अपभ्रंश काल के कवि हैं, ये देश भाषा काल के कवि हैं। तो ऐसे करके उन्होंने आगे काव्य को विभाजित करके उसमें सरहपाद को रखा, देवसेन, बहुत सारे कवियों का हमें परिचय दिया है। अतः अप्रत्यक्षता वे स्वयं भी वीरगाथा काल से संबोधित आदिकाल की सीमा सरहपाद तक पीछे लौटाते हैं। वीरगाथा काल, खुद शुक्ल जी भी कहते वीरगाथा काल से संबोधित आदिकाल, जो उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है शुक्ल जी ने, उसी आदिकाल की सीमा वो कहाँ से मानते हैं, सरहपाद के कुछ पीछे तक मानते हैं। बिल्कुल देख लीजिए आप लोग, राहुल चाहे सरहपाद का समय 769 मान रहा है, लेकिन शुक्ल जी बिल्कुल उसको पीछे तक मान रहे हैं सरहपाद का समय। कैसे हमें अंदाजा लगेगा, क्योंकि शुक्ल जी ने आदिकाल का समय क्या माना है, 1050 से 1375 ईस्वी। तो जब शुक्ल जी ने आदिकाल का समय ही 1050 से 1375 मानते हैं तो सरहपाद का समय उसके पीछे आएगा, तो वो राहुल की कैटेगरी वाला 769 के नहीं आ सकता। दूसरी बात, जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादग्रस्त रही, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं आदिकाल की आरंभिक सीमा कितनी विवादग्रस्त रही थी, किंतु इस सत्य से अप्रत्यक्षता ही सही
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान भी सहमत रहे हैं कि सिद्ध कहते चाहे इस बात में बहुत मतभेद रहे हों, विवादग्रस्त रहे हों कि आदिकाल की आरंभिक सीमा क्या माननी चाहिए, कहाँ से हमें आदिकाल का उदय मानना चाहिए, हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन शुक्ल जी जैसे विद्वान भी कहते इस बात से सहमत रहे हैं कि हाँ, विवाद तो रहा ही है कि सिद्ध और जैन कवियों की कई रचनाओं को उसके बाहर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार उसकी अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त अवश्य है। कहते शुक्ल जी जैसे विद्वान भी इस बात से सहमत हैं कि सिद्ध और जैन कवियों की कई रचनाएं ऐसी हैं जिसको उसके साहित्य के बाहर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार उसकी अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त अवश्य रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन है। यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या किया था? जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था तो इतिहास को काल विभाजन करते हुए उसको क्या किया? उसको काल विभाजन किया, क्योंकि उससे पहले आप लोग देख रहे हो ना, किसी ने काल विभाजन करने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन ग्रियर्सन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काल विभाजन करने का प्रयास किया था। उन्होंने क्या किया? आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानी। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? ग्रियर्सन है। दूसरा प्रश्न, आदिकाल की अंतिम सीमा ग्रियर्सन के अनुसार कितनी है? 1400 ईस्वी। फिर ऐसे ही देखिए, फिर दूसरे नंबर पर मिश्र बंधु आए। मिश्र बंधुओं ने एतद्र 1389 ईस्वी का वर्ष स्वीकार किया। यानी सीधी सीधी बात है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किसने किया? ग्रियर्सन ने किया। उसके बाद उन्होंने जो ग्रियर्सन के अनुसार अगर आदिकाल की अंतिम सीमा पूछ ली जाए तो 1400 ईस्वी, और मिश्र बंधुओं के अनुसार पूछ लिया जाए तो 1389 ईस्वी वर्ष स्वीकार किया है। और शुक्ल जी ने आदिकाल की अंतिम सीमा कब स्वीकार की है? 1318 ईस्वी, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना आदिकाल का समय 1050 से 1375, यानी इसके आसपास शुक्ल जी ने माना। और वहीं पर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने 1343 ईस्वी स्वीकार किया है। अब देखिए, सबने आदिकाल का समय अलग अलग स्वीकार किया है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। आदिकाल का अंतिम समय की बात कर रहे हैं। अंतिम समय आदिकाल का 1400 ईस्वी स्वीकार किया है ग्रियर्सन ने। मिश्र बंधुओं ने 1389, शुक्ल जी ने 1380, शुक्ल जी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1343। आदिकाल का अंतिम समय, शुरुआती नहीं है ये, अंतिम कहाँ से वहाँ तक माना है। जैसे शुक्ल जी का हम मानते हैं ना 1050 से 1375 अंतिम, शुरुआत 1050 से होती है, तो वही बात है, अंतिम समय बता रखा है। अब देखिए, किंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी से सहमत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि शुक्ल जी, मैं तो आप वाला ही मान लेता हूँ। सब लोगों ने बोला ना अलग अलग, मैं तो आदिकाल की अंतिम सीमा आपसे ही मान लेता हूँ, यानी 1318 से। आगे चलिए, अन्य इतिहासकार भी अधिकांशतः शुक्ल जी से ही सहमत हैं। बाकी इतिहासकारों ने भी किसको फॉलो किया? शुक्ल जी को फॉलो किया। यह ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है और विद्यापति का रचनाकाल 1375 से 1418 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया है। कहते यहाँ देखिए, कहते ये बात सही है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को किस में रखा है? भक्ति काल में रखा है या रीति काल में रखा है, आधुनिक किस में रखा है? तो शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है और विद्यापति का रचनाकाल 1375 से 1418 ईस्वी तक मध्य स्वीकार किया है। और इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है। तो ये शुक्ल जी ने तो अभी देखिए 1318 ऊपर देखिए बताया है ना, शुक्ल जी ने अंतिम सीमा 1318 तक मानी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि विद्यापति का तो रचनाकाल 1375 से 1418 है, तो विद्यापति को तो मैं किस में मानूंगा? विद्यापति को अगर मैं आदिकाल में मानूंगा तो विद्यापति का समय तो 1375 से रचनाकाल और 1418 है, तो विद्यापति तो आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आप लोग कितना मान लीजिए, आदिकाल का अंतिम सीमा आप कितना मान लीजिए? 1318 से वो किस में आ गए? 1418 में आ गए। क्यों? क्योंकि अंतिम सीमा, क्योंकि विद्यापति भी तो उन्होंने आदिकाल में रखे हैं। अगर विद्यापति अंतिम जो विद्यापति है उन्होंने क्या कहते हैं 1375 से 1418 तक माना है, तो वो बोल रहे हैं कि चलिए आदिकाल का इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, इनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। कहते इसमें कोई डाउट नहीं है कि भक्ति काल में जिन जिन प्रवृत्तियां, जो जो आपके सामने विशेषताएं आई थी, उनकी भूमिका तो विद्यापति के पहले ही पूर्ण हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रख कर
14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। कहते कि जो विद्यापति से पहले ही हमें भक्ति काल की जो भूमिका थी वो मिल चुकी थी। कहते इसलिए विद्यापति को भक्ति काल में रखकर आप 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। कहते ठीक है, भक्ति काल को आप कितनी सीमा तक मान लीजिए, 14वीं शताब्दी के मध्य के को ही क्या मान लीजिए, आदिकाल की अंतिम सीमा मान लीजिए। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1318 ईस्वी के बाद भी 2-3 दशाब्द तक आदिकाल साहित्य सामग्री का प्रसार माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 1318 शुक्ल जी ने कह दिया कि 1318 अंतिम समय आदिकाल का, कि उसके बाद आई नहीं होंगी ऐसी रचनाएं। भाई उसके 2-3 दशाब्द तक भी नगेंद्र जी कहते हैं हमें आदिकाल साहित्य की सामग्री मिली है, उसका प्रसार हुआ है। आगे देखिए, ये तो थी सीमांकन की सीमा निर्धारित करने की किस काल आदिकाल की सीमा किस समय तक है। अब हमारे सामने समस्या आती है नामकरण की समस्या। नामकरण की समस्या को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का समय 1993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक स्वीकार किया है। यहाँ वीरगाथा काल के शुक्ल जी के अनुसार अगर पूछ लिया जाए, शुक्ल जी के अनुसार वीरगाथा काल का समय किससे माना गया, क्योंकि आदिकाल का ही समय का अंतिम उन्होंने 1318 माना है, तो वैसे भी उन्होंने शुक्ल जी ने वीरगाथा काल ही नामकरण दिया था। तो पहली बात तो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का समय भी कितना मानेंगे, 1993 से 1318 ईस्वी तक माना है। क्यों? अब कारण देखिए क्योंकि वे इसी कालावधि में यानी 1993 से 1318 इस कालावधि में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। उन्होंने बोला था ना शुक्ल जी ने कि मैंने जो वीर गाथा काल नामकरण किया है वो मैंने रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर किया है, कि उस समय पर कैसी रचनाएं ज़्यादा मिल रही थी मुझे। शुक्ल जी कहते हैं कि मुझे उस टाइम पर वीर परक रचनाएं ज़्यादा मिल रही थी, तो मैंने उस आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण दे दिया। तो वहीं शुक्ल जी यही बात कह रहे हैं, कहते कि वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को मैंने प्रधान मानकर मैंने आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण दिया था, और वीर गाथा काल का समय मैंने 1993 से 1318 ऐसे मान लिया था। लेकिन हमने जिन आधारों पर चलकर 769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना है, उनमें वीर गाथा प्रवृत्ति की प्रधानता अस्वीकृत हो जाती है। अब देखिए, लेकिन कहते कि हमने तो किस काल को आधार माना, हमने तो सरपाद के समय से 769 से 1300 नहीं माना शुक्ल जी के अनुसार, जैसे शुक्ल जी मान रहे ना 1318 तक। लेकिन अभी हमने देखो विद्यापति हमने पढ़ा ना, लॉजिक देखिए, विद्यापति ने तो रचनाएं कब से की थी, देखिए विद्यापति की रचनाएं आपको कब तक मिलती हैं, 1418 तक मिलती हैं। तो विद्यापति की रचनाएं अगर 1418 तक मिलती हैं तो वो भी तो आदिकाल के अंतर्गत आते हैं, तो क्यों ना हम 1418 भी अंतिम बोल सकते हैं आदिकाल का समय। तो यहीं पर कहते हैं कि लेकिन हमने जिन आधारों पर चलकर 769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना है, उनमें वीरगाथा प्रवृत्ति की प्रधानता अस्वीकृत हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि ऐसा 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल जिसमें माना है उसमें आप ये कहो कि वीरगाथा प्रवृत्ति केवल 13वीं शताब्दी तक ही मिली है, तो ये गलत है, ये बात फिर अस्वीकृत हो जाएगी। उसके बाद तक भी जो है वीरगाथा परक रचनाएं आपको मिलती हैं। अतः शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीरगाथा काल नाम भी हमें सही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शुक्ल जी बोल रहे हैं कि 1318 तक ही हमें वीरगाथा 1318 तक ही हमें जो वीर परक रचनाएं मिली, और मैंने उस आधार पर वीरगाथा काल नामकरण कर दिया। अब लोगों ने विवाद किया कि भाई 1318 तक के बाद भी तो लोगों ने वीर परक रचनाएं लिखी हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया, क्यों? विद्यापति ने नहीं लिखा है, उसका समय ही 1418 तक अंतिम है, क्या उन्होंने वीर परक रचनाएं नहीं लिखी? तो आप कैसे कह सकते हो कि 1318 तक ही अंतिम समय है आदिकाल का? तो इसलिए शुक्ल जी का द्वारा दिया गया वीरगाथा काल नाम इसलिए नगेंद्र जी कह रहे भाई तेरा भी उचित नहीं लग रहा मुझे। फिर देखिए, अन्य कई विद्वानों ने पहले भी इस मत पर आपत्ति की है। शुक्ल जी ने जब वीरगाथा काल का नामकरण दे दिया था और उसका अंतिम समय बता दिया था 1318, इस पर लोगों ने विवाद उठाया था कि 1318 अंतिम समय नहीं हो सकता आदिकाल का, क्योंकि आदिकाल के वीरगाथा काल परक रचनाएं जिस आधार पर आप बता रहे हो कि आदिकाल का मैंने नामकरण किया है, तो उस आधार पर वीरगाथा काल को देखते हुए तो वीर परक रचनाएं तो विद्यापति के समय तक मिलती हैं, 1418 तक के अंतिम समय तक। तो हम लोग आपके सहमत नहीं है इस बात से। और भी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। अतः नगेंद्र जी कहते हैं अब प्रश्न यह है कि आदिकाल को किस नाम से पुकारा जाए। जहाँ तक अन्य विद्वानों के मतों का प्रश्न है, अब देखिए कह रहे हैं कि आदिकाल को
किस नाम से पुकारा जाए, अब यही हमारे पास विडंबना आ रही है। यहाँ पर शुक्ल जी अलग अलग दृष्टिकोण रखते हुए कह रहे हैं कि वह उसे, अब देखिए अन्य विद्वान क्या कह रहे हैं, अब कई लोगों ने आदिकाल को चारण काल कह दिया, जैसे कि ग्रियर्सन ने। यहाँ से प्रश्न आता है कि किसने आदिकाल को चारण काल कहा, तो ग्रियर्सन ने। कोडिंग कर लो, कितने लोग गिड़गिड़ाए, ग्रियर्सन से गिड़गिड़ाए, कितने लोग गिड़गिड़ाए, 4 लोग, तो चारण काल। आगे देखिए मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया, प्रारंभिक काल दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने कौन सा काल बोला, प्रारंभिक काल। तो कोडिंग कर लो, मिश्री का भोग हम कब लगाते हैं, पूजा के प्रारंभ में लगाते हैं। मिश्री का भोग भगवान को कब लगाते हैं, पूजा के प्रारंभ में लगाते हैं। आगे चलिए, आदिकाल किसने नामकरण किया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने। दोनों लोगों ने, याद रखना है, डॉक्टर हजारी ने भी और डॉक्टर रसाल ने भी, दोनों ने आदिकाल को आदिकाल नामकरण ही दिया। उसके बाद देखते हैं आदिकाल को संधिकाल व चारण काल किसने दिया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग कर लो, राम जी कहते हैं चरण पकड़ लो, संधि कर लो, छोड़ देंगे। कोडिंग कर लो, राम जी क्या कहते हैं रावण को, राम जी कहते हैं तुम मेरे क्या कर लो, चरण पकड़ लो, तुम मेरे से संधि कर लो, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। तो संधि कर लो, चरण पकड़ लो, छोड़ दूंगा, कौन कहता है, रावण। तो राम जी कहते हैं, तो रामकुमार वर्मा का ये माना है। तो आदिकाल को संधिकाल और चारण काल किसने कहा है, रामकुमार वर्मा ने। अगर यही प्रश्न ऐसे आ जाए कि केवल चारण काल ही किसने कहा है, तो आप मार्क क्या होगे, ग्रियर्सन का। अगर चारण के साथ आपको संधिकाल नामकरण दे दे तो रामकुमार वर्मा का मार्क आना है, दोनों में अंतर है। आगे चलिए, सिद्ध सामंत काल किसने बोला, राहुल ने बोला है। अब कोडिंग कर लीजिए, राहुल नाम का लड़का क्या है, बेचारा सिद्ध है, सीधा साधा है। राहुल नाम का लड़का क्या है, बेचारा सीधा साधा है, तो सिद्ध सामंत काल। आगे देखिए, वीर काल किसने नाम दिया, आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने दिया, तो विश्वनाथ प्रसाद ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीर काल नामकरण किसने दिया, वीर गाथा नाम दिया था, तो शुक्ल जी आ जाएगा। वीर काल नामकरण किसने दिया आदिकाल को, तो किसका मार्क आना है, विश्वनाथ का। कोडिंग कर लो, पूरे विश्व के लोग क्या बनना चाहते हैं, हर काल में वीर बनना चाहते हैं। वीर काल मतलब, कोडिंग कर लो, पूरे विश्व के लोग हर काल में क्या बनना चाहते हैं, वीर बनना चाहते हैं। और वीर की गाथा किसने गाई थी, शुक्ल जी ने गाई थी। वीरों की गाथा किसने गाई थी, शुक्ल जी ने गाई थी। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। आगे चलिए, ग्रियर्सन से पूर्व। अब देखिए यहाँ से है, नगेंद्र जी कहते हैं कि ग्रियर्सन से पहले भी भक्तमाल आया, 84 वैष्णव की वार्ता आई, 252 वैष्णव की वार्ता आई, आदि कतिपय कवि वृत्त संग्रह लिखे गए। अब देखिए, अब ये बात नहीं है कि ग्रियर्सन आया, क्या उससे पहले लोगों ने लिखा ही नहीं है, ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वो इतिहास ग्रंथ नहीं लगते। उनको पढ़कर आपको लगेगा कि ये हम किसी कवियों का क्या पढ़ रहे हैं, वर्णन पढ़ रहे हैं। हमें पता है ना कि ग्रियर्सन से पहले ये रचनाएं लिखी जा चुकी थी। भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास की है। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है, गोकुलनाथ की है। हमने ये पढ़ा था ना, वल्लभाचार्य का पुत्र आया था विट्ठलनाथ का आगे पुत्र आया था गोकुलनाथ। इस गोकुलनाथ ने ही 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता रचना करी थी। और भक्तमाल रचना किसकी है, नाभादास की। यानी इन 2 राइटरों ने भी रचनाएं की हैं ग्रियर्सन से पहले, लेकिन इन राइटरों ने उसमें क्या लिखा है, अलग अलग राइटरों को उठाया और उसका पूरा जीवन वृत्त संग्रह लिख दिया। तो ये कहते ग्रियर्सन से पहले ये काम चल रहा था। लोग लिख तो रहे थे, कवि वृत्त संग्रह लिखे गए हैं, लेकिन उनमें एक कमी थी, जिनमें काल विभाजन और नामकरण की और कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रियर्सन कह रहे हैं कि भाई मेरे से पहले भी लोग आए, उन्होंने, देखो उदाहरण दे रहे हैं, मेरे से पहले भी लोग आए, जैसे गोकुलनाथ जैसे, उन्होंने लिखने का तो प्रयास किया, लिखने का कि उन्होंने कवियों का हमें परिचय दे दिया अच्छे से, लेकिन उनमें एक कमी थी, उन्होंने कवियों का परिचय काल विभाजन करके नहीं दिया, सब मिक्स दे दिया। अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा राइटर है, रीतिकाल की कौन सी विशेषता वाला राइटर है, भक्तिकाल का राइटर कौन सा है, या आदिकाल का राइटर कौन सा है। तो इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था और नामकरण की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये दोष है, याद रखना। 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता अच्छा है, इसमें आपको सारे कवियों का ब्यौरा एक जगह मिल जाएगा, लेकिन एक कमी क्या है कि काल विभाजन ही अच्छे से किया गया और ना ही नामकरण की ओर ध्यान दिया गया।
और तभी तो कहते हैं कि जब ये कमियां नजर आई तो ग्रियर्सन आए। ग्रियर्सन ने आकर क्या काम कर दिया, काल विभाजन के अनुसार प्रथम इतिहास ग्रंथ तैयार किया था ग्रियर्सन ने। तभी तो आज पढ़ते हैं ना हम, ग्रियर्सन ने काल विभाजन के अनुसार प्रथम इतिहासकार थे जिसने काल विभाजन का प्रयास किया। पीछे हम पढ़ के आए हैं। फिर देखिए कहते आधुनिक काल में, अब ये था ग्रियर्सन से पहले के राइटर क्या लोग कर रहे थे। फिर ग्रियर्सन आया, उसने सही से थोड़ा सा काल विभाजन किया। अब ग्रियर्सन वाले में भी कमियां निकाल दी लोगों ने। फिर आए फ्रांस के एक बड़े विद्वान थे गार्स द तासी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इस्तवार द लैत्यूर एंदू एंदुस्तानी लिखा। और इसमें जब ये जो फ्रांस का विद्वान था गार्स द तासी, इसने एक ग्रंथ लिखा था इस्तवार द लैत्यूर एंदू एंदुस्तानी। इसमें इन्होंने हिंदी और उर्दू के 738 कवियों का वृत्त संग्रहित किया, जिसमें इन्होंने उर्दू के कवि भी रखे और हिंदी के कवि भी रखे। उर्दू के इसने बहुत कम ज़्यादा कवि रखे थे और हिंदी के इसने बहुत कम कवि रखे थे। ठीक है, तो टोटल इसने हिंदी और उर्दू के मिलाकर 738 रखे थे। ठीक है, इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए नगेंद्र जी कितना दोष निकाल रहे हैं। नगेंद्र जी कह रहे हैं, अरे तासी तूने ग्रंथ तो बहुत अच्छा लिख दिया जिसमें हिंदी और उर्दू के सभी कवियों को शामिल करके रख दिया। हिंदी के चलो उसमें कम रखे गए थे और क्या कहते मात्र 72 कवि शायद हिंदी के रखे गए थे और बाकी 666 कवि उसमें उर्दू के रखे गए थे। तो टोटल मिला के 738 कवि ऐसे रखे थे। लेकिन इसमें भी क्या कमी निकाल दी नगेंद्र जी ने कि तासी तू लिख तो रहा है ऐतिहासिक ग्रंथ, लेकिन तूने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जैसे ऊपर 84 वैष्णव वार्ता वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया ना काल विभाजन और नामकरण की ओर, तो भी कोई ऐसा ध्यान नहीं दे रहा है, तो तेरा भी रिजेक्ट करता हूँ मैं। तो अब कोडिंग कर लो, गासद तासी का ये ग्रंथ कैसे याद होगा, कोडिंग कर लो। ताश खेलते हम कब खेलते हैं, इस्तवार मतलब इतवार, इतवार को क्या खेलते हैं हम, ताश खेलते हैं। आगे चलिए, फिर देखिए, अब देखिए ग्रियर्सन से पहले भी लोगों ने इतिहास ग्रंथ लिखने की कोशिश की लेकिन दोष निकाल दी, उसमें भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया जैसे कि गोकुलनाथ ने लिखा। फिर उसके बाद गासद तासी आए, उसमें भी दोष निकाल दिए कि तूने भी काल विभाजन का प्रयास अच्छे से नहीं किया इसमें, और ना ही तूने कोई नामकरण की तरफ ध्यान दिया। अब आते हैं तासी के बाद। तासी के बाद भी एक इंसान आया जिसका नाम क्या है, मौलवी करीमुद्दीन। इसने एक ग्रंथ लिखा है तजकिरा ई शुराई हिंदी। ये मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ है तजकिरा ई शुराई हिंदी। ये नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ उर्दू के टाइप का सा ग्रंथ है। तो ये मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ है, इसने भी इतिहास लिखा इसमें। ठीक है, लेकिन देखते हैं अब इसमें भी क्या कमी है, जिसमें नगेंद्र जी कह रहे हैं प्रथम बार काल क्रम का तो ध्यान रखा गया। अरे करीमुद्दीन, तू तो इतिहास ग्रंथ लिख रहा है लेकिन भाई तू काल क्रम का तो ध्यान रखता है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की। तूने भी काल विभाजन और नामकरण की चेष्टा नहीं की, तूने भी काल विभाजन और अच्छे से नामकरण का कोई ध्यान नहीं दिया। इसमें भी दोष निकाल दिया गया, इसमें भी वही पहले वाले दोष निकाल दिए। बस इसकी एक अच्छाई ये है कि करीमुद्दीन ने क्या किया था, प्रथम बार काल क्रम का तो ध्यान रखा, प्रथम बार काल क्रम का तो ध्यान रखा, लेकिन तूने काल विभाजन और नामकरण का ध्यान नहीं रखा जैसे कि उन लोगों ने किया था, पहले वाले लोगों ने। तो इसमें भी कमी निकाल दी। फिर आया हिंदी के सबसे अधिक, तो याद रखना काल क्रम को ध्यान में रखने वाले हिंदी के प्रथम बार, तो काल क्रम को ध्यान में रखा गया था तो करीमुद्दीन वाले में, और काल विभाजन की ओर ध्यान दिया गया था तो ये पढ़ते हैं ना ग्रियर्सन का। ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां तो सब में निकाल रहे हैं। आगे देखिए, फिर देखिए उसके बाद हम पढ़ते हैं अब हमारे पास कहते हैं फिर आए तीसरे नंबर पर, हमने उसको भी पढ़ लिया, तासी को पढ़ लिया, करीमुद्दीन को पढ़ लिया। अब तीसरे नंबर पर आए हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने एक ग्रंथ लिखा। देखिए, हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि किसने सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार दिया था। सबसे ज़्यादा राइटरों का परिचय हमें किसके ग्रंथ में मिलेगा, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज में मिलेगा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा राइटरों का परिचय देखने को मिलेगा। तो इसने भी लिखा। चलो अब देखते हैं इसमें क्या नगेंद्र जी जो दोष निकाल रहे हैं। कहते हैं अरे शिव सिंह सेंगर, तूने शिव सिंह सरोज नाम से बहुत अच्छा ग्रंथ बनाया, इसमें सबसे अधिक कवि भी तूने डाले हैं, लेकिन तेरे में भी एक दोष है। क्या दोष निकाल दिया, जिसमें अकरादी क्रम अपनाया गया है।
इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या उसमें भी नहीं आ सकी है। अब देखिए, इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या उसमें भी नहीं आ सकी है। यानी ठीक है शिवसिंह सेंगर, तूने थोड़ा सा क्या किया है, तूने बढ़िया लिखा है, तेरे अंदर काल विभाजन और नामकरण की समस्या नहीं आई है। यानी अभी तक सब में नगेंद्र जी को काल विभाजन और नामकरण की समस्या नजर आ रही थी, लेकिन एक शिवसिंह सेंगर का ग्रंथ इसको अच्छा लगा और नगेंद्र जी को इसमें काल विभाजन और नामकरण की समस्या नहीं मिली है। इन्होंने याद रखना अकारादि क्रम अपनाया। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा अकारादि क्रम क्या होता है। अकारादि क्रम होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार व्यवस्था करते हैं। जैसे अ से ज्ञ तक एक क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, जैसे जिसमें शब्दों या नामों को उनके पहले अक्षर के आधार पर व्यवस्था की जाती है। जैसे मान लो मैं ऐतिहासिक ग्रंथ कोई लिख रही हूँ, तो सबसे पहले वर्णमाला में अ अक्षर आता है, तो मैं अ वाले राइटर उठा लूँगी। फिर मैं जैसे आ वाले राइटर उठा लूँगी, फिर मैं जैसे ई वाले राइटर उठा लूँगी जिनका नाम ई से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ABCD हम बोलते हैं, तो पहले मैं ए वाले राइटर उठाऊंगी, फिर बी वाले राइटर उठाऊंगी, फिर सी वाले नाम से राइटर उठा लूँगी जिनका नाम। तो ऐसे मतलब एक वर्णमाला के क्रम के अनुसार राइटरों को उठा दूंगी, व्यवस्थित करके अपने ग्रंथ में लिख दूंगी। वो क्या होता है, अकारादि क्रम। तो इसने जो नगेंद्र जी कहते हैं शिवसिंह सेंगर, तूने थोड़ा सा व्यवस्थित रूप दिया है अपने ग्रंथ को। पहला तूने अकारादि क्रम अपनाया है, ठीक है। फिर तूने क्या कहते हैं, काल विभाजन किया है अच्छे से, और नामकरण की समस्या तेरे में नहीं आई है। वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रसन ही हैं। कहते लेकिन तेरे में एक कमी आ गई है, ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव आया है। फिर देखिए अब जीत किसकी होगी। उधर से देखो ग्रियर्सन ने भी काल विभाजन करके नामकरण किया था, इधर से इसने भी काल विभाजन और नामकरण करके अच्छे से किया शिवसिंह सेंगर ने, लेकिन उसमें थोड़ा सा दोष निकाल दिया कि तेरे अंदर थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव है। लेकिन ग्रियर्सन में ऐतिहासिक दृष्टि का आभास नहीं दिया। इसीलिए नगेंद्र जी कह रहे हैं कि चलिए ग्रियर्सन वाले को ही मैं मान लेता हूँ कि काल विभाजन करके नामकरण भी बढ़िया किया है, तो प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन को ही मानूंगा मैं। काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार, भी काल विभाजन करके जो नामकरण किया है वो प्रथम इतिहासकार कौन है, डॉक्टर ग्रियर्सन ही माने गए। किंतु उनका दिया हुआ चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त है। अब देखिए इसमें भी नगेंद्र जी ने दोष निकाल दिए। नगेंद्र जी कहते हैं ग्रियर्सन तूने काल विभाजन करके नामकरण करने वाला प्रथम इतिहासकार तो माना जाएगा, लेकिन तेरा जो नामकरण किया है ना, तूने आदिकाल को जो नामकरण दिया था, हमने पीछे पढ़ के आए हैं, आदिकाल को ग्रियर्सन ने नाम दिया था चारण काल। यहाँ से नगेंद्र जी कहते हैं कि भाई तूने जो चारण काल नाम दिया ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा। अब देखिए अब चारण काल क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, राजाओं की वीरता परक बातों को लिखा जाता है, राजा की प्रशंसा में ही लिखा जाता है। अगर मान लो कोई राइटर है वो राजा की प्रशंसाओं के, उनकी वीरता के गुणगान को लिखे, तो वो क्या, कौन सी रचनाएं कहलाती हैं, चारण परक रचनाएं। यानी उस चारण काल में ज़्यादातर लोग राजाओं की प्रशंसा पर लिख रहे थे, वीरता परक। तो इसलिए इस आधार पर उसने क्या दे दिया था, चारण काल नामकरण दे दिया था। तो शुक्ल जी यहाँ पर नगेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई तेरा जो चारण काल नाम है ना, वो मुझे सही नहीं लगा। इस काल का समय तो वे 643 तक पीछे ले गए हैं। कहते ऐसा थोड़ी ना है कि चारण काल तूने एक निर्धारित कर दिया। कहते इस काल का समय तो कहते 1643 तक के पीछे तक है, किंतु उस समय की किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का वे उल्लेख नहीं कर सके हैं। कहते हैं कि चारण काल का समय तो 643 से ईस्वी से पीछे तक है, किंतु उस समय तो किसी चारण रचना, किसी प्रकार की चारण रचना या उस चारण प्रवृत्ति यानी वीरता प्रवृत्ति का कोई उल्लेख ही नहीं हो पाया था। तो आपने कैसे कह दिया इस काल को चारण काल कह दिया। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाएं 1000 ईस्वी तक मिलती ही नहीं। कहते आप कैसे कह सकते हो कि 643 तक चारण काल की रचनाएं मिलती हैं, ये तो उसके बाद में मिलती हैं। यानी कहने का मतलब है कि 1000 तक हम लोग देख लें। अब लेकिन देखिए 1050 से 1375 तक शुक्ल जी ने अगर वीरगाथा काल वीर परक रचनाएं देखी हैं, तो ये तो पहले ही निर्धारित कर रखे थे 1000 तक तो पहली बात मिली ही नहीं है कोई वीर परक रचनाएं। यहाँ नगेंद्र जी किसको समझा रहे हैं, इसको समझा रहे हैं जिसने चारण काल नामकरण दिया ग्रियर्सन को। भाई ग्रियर्सन 1000 ईस्वी तक तो पहली बात तो कोई रचनाएं मिलती नहीं चारण काल वाली, तो तू कैसे चारण काल नामकरण दे सकता है।
फिर इसका भी रिजेक्ट हो गया। फिर देखते हैं ग्रियर्सन के पश्चात मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद में 643 से 1387 ईस्वी तक के आदिकाल को प्रारंभिक काल का नामकरण दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया था? प्रारंभिक काल दिया था आदिकाल को, और इसका समय अवधि कितना माना है? 643 से 1387 तक। जो एक सामान्य संज्ञा है उसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। तो याद रखना, शुक्ल जी ने मात्र एक संज्ञा दी है, ना किसी विशेषता को आधार बनाकर करा है। जैसे वीर गाथा काल, उसमें वीर परक रचनाएं मिली थी, तो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर परक रचना नाम दे दिया। यहाँ पर नगेंद्र जी कह रहे हैं कि मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल किसी विशेषता को आधार बनाकर नहीं दिया, मात्र एक संज्ञा दे दिया कि यहाँ से शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है किसी चीज़ का, इसीलिए उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल दे दिया, किसी विशेषता को आधार बनाकर नहीं किया है। तो उन्होंने अपने विनोद में प्रारंभी मिश्र बंधु ने अपनी ग्रंथ था ना मिश्र बंधु विनोद में, उसमें प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा। इसीलिए अध्यायों के अंतर्गत, अब देखिए मिश्र बंधुओं के बारे में क्या बता रहे नगेंद्र जी कि मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल के बाद के अध्यायों में भी ध्यान रखा। उन्होंने बहुत अच्छे से बांटा मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ को। कैसे? उन्होंने हिंदी की ओर भी ध्यान दिया, यानी पूर्व प्रारंभिक हिंदी पूर्व प्रारंभिक हिंदी यानी 643 से 1290, चंद पूर्व की हिंदी यानी चंद्र बदाई के पूर्व की हिंदी 643 से 1143, फिर रासो काल का समय उसने माना 1143 से 1290, और उत्तर आरंभिक हिंदी 1291 से 1387 आदि नाम दिए। यानी कि मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद में प्रारंभिक काल नामकरण तो दिया, लेकिन साथ साथ उसके आगे अध्यायों को में भी बांटा कि प्रारंभिक काल भी कैसे, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, चंद पूर्व की हिंदी, रासो काल, ये सब का उन्होंने आगे विभाजन भी किया। वो यहाँ पर नगेंद्र जी दिखा रहे हैं। किंतु इन नामों से भी आदिकाल का कोई उपयुक्त संज्ञा नहीं बनती। नगेंद्र जी कह रहे हैं तेरे नामकरण भी तूने बहुत सारा प्रयास कर दिया है, तेरे भी आदिकाल में कोई हमें उपयुक्त संज्ञा नहीं बनती। फिर आगे देखिए, मिश्र बंधु के इतिहास के बाद शुक्ल जी का इतिहास आदिकाल के निम्नांकित आधार पर वीर गाथा काल नाम लेकर उपस्थित हुआ। अब मिश्र बंधु के बाद दोबारा से कहते आदिकाल के नामकरण पर जो वीर गाथा काल नाम आया, वहां पर नगेंद्र जी कहते हैं अब दृष्टि डालते हैं। देखिए शुक्ल जी का ये कथन है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का आविर्भाव माना जाना चाहिए। यानी कि प्राकृत की अंतिम अवस्था कौन सी थी? हमने पढ़ा है ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो प्राकृत की अंतिम अवस्था कौन सी थी? अपभ्रंश थी। तो अपभ्रंश अवस्था से ही शुक्ल जी ने क्या माना है? हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। कहते शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी एक है। यानी अपभ्रंश का मतलब कि यहाँ प्राकृताभास हिंदी, यानी उसमें किसका भास हो रहा है हमें अपभ्रंश में? कहीं ना कहीं अपने, देखिए अपभ्रंश के ऊपर कौन बैठी है? प्राकृत बैठी है। जब अपभ्रंश कुछ लिखेगी तो अपने अंदर किसके गुण लेके आएगी? अपने ऊपर बैठे प्राकृत के गुण आएगी। तभी तो अपभ्रंश को क्या नाम दे दिया शुक्ल ने कि उसमें किसकी महक आ रही है? प्राकृत का आभास हो रहा है, प्राकृताभास। कहते हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तो हमें तांत्रिक योग मार्गी बोधों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। कहते हमें अपभ्रंश वाली या प्राकृताभास हिंदी की रचनाओं का पता हमें कब मिलता है? जैसे कि जो ये सिद्ध लोग आए थे, नाथ लोग आए थे, योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर हमें 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग रहे हैं ये। कहते मुंज और भोज के समय में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि मुंज और राजा भोज के समय से हम मेरे को कहते अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा हमें नमूना मिलता है। किनकी रचनाओं के समय से? मुंज और भोज के समय से। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल इसीलिए कहते मैं 1050 से लेकर 1375 तक मानूंगा। यानी शुक्ल जी ने कहते हैं कि शुक्ल जी कह रहे हैं अगर मुंज और भोज के समय से अगर आपको अपभ्रंश वाली रचनाएं देखने को मिल रही हैं तो क्यों ना आदिकाल का समय यहीं से मान लूँ मैं, मुंज और भोज के समय से, अर्थात 1050 से 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये शुक्ल जी के अनुसार है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। यहाँ पर अब प्रश्न उठाते हैं
कि आदिकाल की जो एक दीर्घ परंपरा दिखाई गई है ना 1050 से 1375, अर्थात मुंज से लेकर राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक, कहते हैं ये जो एक लंबी परंपरा है, इसके प्रथम पहले 150 वर्षों के भीतर तो रचना की कोई हमें विशेष प्रवृत्ति नहीं मिलती है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। शुक्ल जी क्या कह रहे थे? शुक्ल जी यहाँ पर क्या कह रहे थे ना कि आदिकाल में मुझे वीर परक रचनाएं ज़्यादा मिली, तो उसके आधार पर मैंने वीर गाथा काल नामकरण कर दिया। कहते कि 1050 से 1375 तक केवल एक प्रवृत्ति नहीं मिलती है, कहते धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाई का आरंभ हुआ है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। कहते हैं कि जब से कहते मुसलमान लोगों की चढ़ाई हुई है, तब से कहते हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राज्यश्रित कवि क्या कर रहे थे? अपने आश्रित राजाओं के पराक्रम, पुरन चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। अब देखिए, चाहे उस काल में वीर गाथा काल में चाहे धर्म, नीति, श्रृंगार और भी बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ, मुसलमानों ने जब आक्रमण करने शुरू किए या बहुत से उस समय युद्ध हुए, तो ये लोग जो कवि लोग थे, ये जो कवियों के जो आश्रयदाता थे, ये राजा लोग थे, ये युद्ध करने जाते थे। तो जब युद्ध करने जाते थे तो अपने आश्रयदाताओं के, ये जो कवि थे ये अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्धों में जाते होते थे, और उनके अंदर जोश भरने के लिए वो कैसी उनकी करते थे, प्रशंसा करने के लिए उनकी वीर परक रचनाएं लिखते थे। तो आश्रयदाता क्या कर रहे, आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम को, पूर्ण चरित्रों का, कि उनकी वीरता की, हमारे राजा देखे कितने वीर हैं, उनकी गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। यही परंपरा आगे किसके नाम से जाने लगी? रासो ग्रंथों के नाम से। अब धीरे धीरे लोगों ने क्या करने शुरू कर दिए, कवियों ने अपने राजाओं के गुणगान गाने शुरू कर दिए कि मेरा राजा तो इतना वहाँ युद्ध लड़के आया है, वो है, ताकि राजाओं के अंदर क्या आए, एक शक्ति आए उनके काव्य को पढ़कर। तो इसीलिए उनके फिर यहाँ से क्या चल पड़ी, एक रासो परंपरा चल पड़ी, एक वीर परक रचनाएं लोगों ने करना शुरू कर दी। इसी को शुक्ल जी कहते हैं, भाई मैंने इस काल को मैंने वीर गाथा काल नामकरण दिया। ऐसे ही नहीं मैंने वीर गाथा काल नामकरण दिया, शुक्ल जी ने अपना पूरा एक ब्यौरा दिया है। आगे निसंदेह कहते शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्तियों के साथ कवि की मनोवृत्तियों के परिवर्तन को आधार बनाकर वीर गाथा काल नामकरण दिया है। जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साथ कवियों की मनोवृत्तियों को भी दिया है। देखिए, कवियों की मनोवृत्ति नहीं थी कि हम अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करें, उन्होंने कैसे युद्ध लड़े हैं, उनकी वीरता को और जगाएं हम लोग कविता लिख लिख कर, ताकि ये लोग हमारी कविता पढ़ें और जो हमारे राजा लोग हैं और खुश हों और उनके अंदर जोश आए वीरता परक रचनाएं पढ़कर। तो कहते हैं हमने कवियों की मनोवृत्तियों के परिवर्तन को भी आधार बनाकर शुक्ल जी कहते हैं मैंने वीर गाथा काल नामकरण दिया है, जिसको आप लोगों को तर्क संगत कहना चाहिए, शुक्ल जी कहते हैं, किंतु उसकी प्रविधि बहुत संकीर्ण हो जाती है। देखते हैं, कहते 8वीं शताब्दी ईस्वी से आरंभ होने वाला वह साहित्य उससे छूट जाता है जिसे भले ही शुक्ल जी ने सांप्रदायिक काव्य कहकर छोड़ दिया हो। शुक्ल जी कहते हैं, अब नगेंद्र जी यहाँ क्या कह रहे हैं, कहते कि भले ही 8वीं शताब्दी ईस्वी से आरंभ होने वाले साहित्य उसमें नहीं डाला गया है, जिसे भले ही शुक्ल जी ने क्या कहकर छोड़ दिया हो, सांप्रदायिक काव्य। शुक्ल जी ने किसको सांप्रदायिक काव्य कहकर छोड़ दिया था कि सिद्धों, नाथों और जैनों का रचनाएं क्या है, एक मात्र सांप्रदायिक रचनाएं फैलाने वाला है, ठीक है। किंतु जो हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है, कहते हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये क्या है, हिंदी साहित्य का एक अनिवार्य अंग है। साथ ही खुसरो और विद्यापति तक भी वीर गाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो पाता। कहते खुसरो और विद्यापति तक भी कहते वीर गाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो पाता। एक दूसरी बात यह है कि जिन रासो काव्य को वीर गाथा काव्य माना जाता है उनका वर्तमान रूप तो अप्रमाणिक है। अब देखिए, यहाँ पर शुक्ल जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बताइए, रासो काव्य को आप वीर गाथा काव्य माना है, ठीक है, एक वर्तमान रूप तो इनका भी अप्रमाणिक है, हमें तो मिली नहीं है। आपने खुद भी तो बहुत सारी रचनाएं बोली है ना कि ये प्रमाणिक है, ये अप्रमाणिक है। तो जहाँ बहुत सारी रचनाएं अप्रमाणिक है, जहाँ जिनका प्रूफ ही नहीं है, तो आप बिना प्रूफ के कैसे कह सकते हो कि ये वाली रचनाएं वीर गाथा काल के अंतर्गत आ सकती हैं? ये आरोप लगाया उन्होंने।
फिर कुछ आरोप लगे शुक्ल जी पर कि कुछ आलोचक उन्हें सर्वांश में भी प्रवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि ये वीरगाथा काल की रचनाएं नहीं, ये प्रवर्ती काल की रचनाएं हैं। अतः रचनाओं की संख्या गिनाकर आप वीरगाथा काल नाम सिद्ध कर रहे हो तो ये सही नहीं है शुक्ल जी। शुक्ल जी ने यह तथ्य स्वयं भी स्वीकार किया है। फिर शुक्ल जी ने इस तथ्य को खुद भी स्वीकार किया है कि देखिए, फिर यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं, बताइए शुक्ल जी, आपने खुद नहीं स्वीकार किया था कि इस काल की जो भी साहित्यिक सामग्री मैं लेकर आ रहा हूँ उनमें से तो कुछ तो असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध हैं, कुछ तो पूरी तरह से असंदिग्ध है। असंदिग्ध का मतलब जिन पर डाउट है, ठीक है। असंदिग्ध का मतलब जिस पर डाउट लग गया ना, यानी नहीं है। कुछ संदिग्ध है मतलब जिस पर कुछ ना कुछ डाउट है। तो यहाँ नगेंद्र जी पूछ रहे हैं कि शुक्ल जी, अगर आप खुद बोल रहे हो कि इस काल की जो भी साहित्यिक सामग्री मुझे मिली हैं उसमें से कुछ तो असंदिग्ध हैं और कुछ बिल्कुल संदिग्ध है जिन पर डाउट है, तो असंदिग्ध सामग्री जो आप लेकर आए हो उनकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास यानी प्राकृत की रूढ़ियों से कुछ बद्ध हिंदी। इससे स्पष्ट है कि वे स्वयं भी रासो ग्रंथों को संदिग्ध सामग्री मानते हैं। तो यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है, शुक्ल जी अगर खुद आप ही उस रचनाओं में डाउट पैदा कर रहे हो तो आप फिर कैसे कह सकते हो, अगर आपको खुद ही डाउट है कि ये रचना आ भी रही है वीरगाथा काल के अंतर्गत या नहीं आ रही, तो फिर आप नामकरण कैसे कर दिया आपने वीरगाथा काल? अगर आपको ही रचनाओं पर संदिग्धता है, उसी संदिग्ध सामग्री में प्राप्त चित्तवृत्ति को आधार मानकर आप लोग वीरगाथा काल नाम कर दे रहे हो, तो कैसे ये मैं तर्क सम्मत स्वीकार कर लूँ? ये प्रश्न उठाया जा रहा है शुक्ल जी पर। आगे देखिए, फिर देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के मत का समर्थन किया। श्याम सुंदर दास बीच में आया, कहते हैं मत लगाइए आरोप हमारे शुक्ल जी पर, मैं इसके मत का समर्थन करता हूँ। किंतु उसके अनुसार उन्होंने ग्रंथ में विषय का वर्णन नहीं किया, अपितु प्रत्येक प्रवृत्ति का आदि काल से आधुनिक काल तक का विकास दिखलाया है। श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के मत का समर्थन किया है, किंतु उसके अनुसार उन्होंने, श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मैंने जरूर शुक्ल जी के मत का समर्थन किया है, लेकिन मैंने उनके अनुसार ग्रंथों का विषय वैसा नहीं लिया है, जैसे कि उन्होंने ग्रंथों के अनुसार कह दिया था कि ये वीर परक रचनाएं हो रहे तो इसलिए मैंने इस काल को वीरगाथा काल नामकरण दे दिया। श्याम सुंदर दास जी कह रहे जरूर मैं शुक्ल जी को मान रहा हूँ, लेकिन मैं प्रत्येक प्रवृत्ति का, मैं हर प्रवृत्ति को भी ध्यान रख रहा हूँ, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की सब विशेषताओं को मैं विकास क्रम से दिखा रहा हूँ। तो श्याम सुंदर दास ने, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि किसने प्रत्येक प्रवृत्ति का आदिकाल से लेकर हर विशेषता को दिखाया है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की हर विशेषताओं को विकास क्रम से दिखाया है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। फलतः वे आदिकाल के नामकरण की समस्या से बच गए हैं। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि भाई मैंने इस नामकरण की समस्या में उलझा ही नहीं हूँ, मैं उलझा ही नहीं हूँ इस गुत्थी में। मैंने सीधा सीधा आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की विकास परंपरा को दिखाया है कि कैसे कैसे विकास क्रम हुआ है। मैंने नामकरण की गुत्थी समस्या से उलझा ही नहीं हूँ। थैंक यू, मैं इस नामकरण की समस्या से बच गया, नहीं तो मेरे पर भी ऐसे ही आरोप लगते जैसे बाकी लोगों पर आरोप लग रहे हैं। फिर देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी द्वारा दिए गए नामकरण से सहमत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, शुक्ल जी ने जब वीरगाथा काल नामकरण दे दिया, फिर हजारी जी को आया गुस्सा। हजारी जी कहते हैं, अरे शुक्ल जी, आप मेरे को पहले बताइए कि आपने कह दिया ना कि उस काल में बहुत सारी वीर परक रचनाएं हो रही थी, तो मैंने आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण दे दिया। और हजारी जी कहते हैं कि भाई मैं आपके नाम से सहमत नहीं हूँ। कारण देखते हैं, वे धार्मिक रचनाओं को भी साहित्य का अंग मानने का तर्क देते हैं। अब देखिए, शुक्ल जी ने कहा था ना कि मैं सिद्धों, नाथों आदि की रचनाओं को अपनी साहित्य की कोटि में नहीं रखना चाहता। मैं मात्र इसलिए साहित्य की कोटि में रखा है उन रचनाओं को कि मैं आपको भाषा का क्रम दिखाना चाहता था कि उस समय से अपभ्रंश का यूज़ हो रहा था। बस मात्र उस बात को दिखाने के लिए मैं सिद्ध नाथों साहित्य को अपने सिद्ध और नाथों के साहित्य को अपनी रचनाओं में मात्र लेके आया हूँ। अदरवाइज मैं सिद्ध और नाथों को अपने इतिहास ग्रंथ में लाना ही नहीं चाहता था। इसी बात पर हजारी जी बिगड़ उठे। हजारी जी कहते हैं कि शुक्ल जी, आप उन रचनाओं पर सिद्धों नाथों की रचनाओं को सांप्रदायिक रचनाएं कहकर आरोप लगा रहे हैं और उन्हें क्या कह रहे हैं कि छोड़ दूंगा मैं ऐसी रचनाओं को क्योंकि ये धार्मिक रचनाएं हैं, ये सांप्रदायिकता फैला रही हैं, लोगों में लड़ाई झगड़ा पैदा कर रही हैं सिद्धनाथों की रचनाएं। मैं इस रचनाओं को अपने साहित्य में नहीं रखना चाहता।
तो इस पर शुक्ल जी ने हजारी जी को गुस्सा आया। कहते कि जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक रचना कहकर छोड़ दिया, शुक्ल जी द्विवेदी जी कहते हैं भाई ऐसा मत करिए शुक्ल जी, वो रचनाएं तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो शुक्ल जी सांप्रदायिक रचना कहकर उसको नकार रहे हैं, वहीं हजारी जी इस रचनाओं को क्या बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वस्तुतः शुक्ल जी का तर्क निराधार है। हजारी जी कह रहे हैं शुक्ल जी तेरा जो ये तर्क तूने दिया है ना, ये बिल्कुल बेकार है, कोई आधार नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि धार्मिक रचनाओं में यदि साहित्य का तत्व नहीं हो सकता, तब तो समस्त भक्तिकालीन साहित्य को धार्मिक काव्य होने के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास से निकाल देना चाहिए। हजारी जी ने शुक्ल जी को कहा कि अगर तेरे को ये जो सिद्धोनाथों की साहित्य रचनाएं हैं वो धार्मिक रचनाएं लग रही हैं, सांप्रदायिक रचनाएं लग रही हैं, भड़काने वाली रचनाएं लग रही हैं, तो ऐसा कर, फिर पूरे भक्ति साहित्य को ही बाहर निकाल दे, निकाल फिर अपने साहित्य से बाहर भक्ति काल को। अरे भक्ति काल में भी तो भक्ति परक रचनाएं हुए हैं, क्या उसमें भक्ति परक रचनाएं नहीं हुई हैं? संतों का भक्ति परक मत अलग है, कृष्ण वालों का ज्ञान मार्गे शाखों का, प्रेम मार्गे वालों शाखों का भक्ति परक रचनाएं क्या उन्होंने नहीं किया? उनका मत अलग अलग नहीं है? ऐसे तो वो भी भड़का रहे होंगे धार्मिक रचनाएं करके। ऐसे कर फिर तो तूने धार्मिक रचनाएं वाले एक पक्ष को लेकर और ऐसे कह रहा है कि सिद्धनाथ सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, तो इसको मैं बाहर करूंगा। तो ऐसे कर, चल पूरा भक्ति साहित्य भी बाहर कर अपने इतिहास के साहित्य से। इस बात पर शुक्ल जी हजारी जी को गुस्सा आ रहा है। इसलिए कहते वीर गाथाओं से इतर काव्य भी जन चित्तवृत्ति का प्रतीक है। केवल वीर गाथा काल को आधार मानकर शुक्ल जी कह रहे हैं, हजारी जी कह रहे हैं तू आधार मानकर मत कर वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल का है। भाई वीर गाथा काल के इतर भी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं तथा आदिकाल का नामकरण करते समय उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए आदिकाल का जब नामकरण करोगे तब केवल एक वीर गाथा काल को नामकरण आधार बनाकर नहीं कर सकते, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उस काल में हुई होंगी, उसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते हो। ये बात हजारी जी शुक्ल जी को समझा रहे हैं। फिर देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आते हैं, आदिकाल को संधि काल और चारण काल कह दिया। अब इस पर भी बिगड़ खड़े हुए नगेंद्र जी कह रहे हैं अरे राम कुमार वर्मा, तू संधि काल और चारण काल नामकरण जो दे रहा है, तूने तो 2 खंडों में विभाजित कर दिया। पहला तूने संधि काल की ओर संकेत कर दिया, दूसरा नामकरण तेरा चारण काल द्वितीय नाम एक वर्ग का बोध करवाता है। स्पष्ट है ये दोनों नाम मिलकर भी किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बना रहे। तूने दो नाम आधार बनाकर अपने काल को नामकरण दे दिया, आदिकाल को संधि काल और चारण काल। भाई तेरे तो दोनों ही नाम मिलकर भी एक काल का नामकरण नहीं बना पा रहे हैं। ये 2 नाम मिलकर भी किसी विशेषता को बना नहीं पा रहे हैं। अतः नामकरण के संबंध में उनका मत भी, तेरा भी मत क्या है, निराधार है। देखिए आगे देखिए, राहुल जी ने नामकरण दिया सिद्ध सामंत काल। अब देखते हैं नगेंद्र जी कहते हैं तेरा नामकरण भी देख लेता हूँ, तेरा भी चेक करता हूँ। राहुल जी ने दिया सिद्ध सामंत काल, कहते हैं कि भाई तेरा नामकरण भी 2 वर्गों की ओर संकेत करता है। कहते हैं सिद्ध सामंत, यानी सिद्ध और सामंत 2 हो गए ना। अब यहाँ पर नगेंद्र जी ने आरोप लगाया, पहले तो मेरे को ये बताओ, कहते राहुल जी तो सिद्ध सामंत नाम दे रहा है, ये 2 वर्गों को एक जगह नामकरण करके क्यों दे रहा है? नामकरण तो क्या होना चाहिए? नगेंद्र जी कह रही है नामकरण से तो कालखंड की पहचान होनी चाहिए, लेकिन सिद्ध सामंत काल नामकरण देने से तो ये स्पष्ट नहीं होता है कि यह कालखंड किस प्रकार की रचनाओं की और हमें इशारा कर रहा है, क्योंकि सिद्ध तो स्वयं रचनाकार थे और जबकि सामंत क्या थे, रचना प्रेरक थे। ठीक है, यानी सिद्ध तो खुद रचनाकार थे और आप रचनाकारों को आधार बनाकर ही सिद्ध सामंत जोड़ रहे। और सामंत लोग तो क्या थे, रचना प्रेरक थे। वही तो क्या कर रहे थे, सामंत लोग ही तो इन लोगों का क्या बन रहे थे, रचना प्रेरक बन रहे थे। कहते और तेरे नामकरण में कोई विशेषता मुझे नजर ही नहीं आ रही है, कोई स्पष्ट कालखंड का वो मेरे को ब्यौरा ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे तू सिद्ध सामंत काल कह दिया? मेरे को तेरा भी रिजेक्ट है। यह संयोग भी तर्क सम्मत तो है ही नहीं, साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की रचनाओं की उपेक्षा करता है। कहते इसका मतलब तो तूने सिर्फ एक ही विशेषता को आधार बनाकर कर दिया, सिद्ध और सामंत काल, सिद्धों और सामंत के काल को आधार बनाकर। कहते तेरा भी रिजेक्ट है। फिर देखिए, नाथपंथी और हठ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम में समावेश नहीं होता। कहते तू तो सिर्फ सिद्ध को आधार बनाकर कर रहा है। क्या उस समय नाथों की रचनाएं नहीं आई हैं? क्या उस समय हठ योगी कवियों इन सब की रचनाएं नहीं आई हैं?
तूने तो केवल उनको ही आधार बनाकर कर दिया, तो तेरा भी नामकरण मुझे सही नहीं लगा। फिर देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद का, उन्होंने वीरकाल गाथा नाम दिया था, इन्होंने वीर गाथा दिया था शुक्ल जी ने, विश्वनाथ ने दिया वीरकाल नाम। कहते केवल शुक्ल जी के नाम का ही रूपांतर है। फिर नगेंद्र जी कह रहे तू तो बिल्कुल ही कॉपी करके ले आया, बस गाथा की जगह आगे पीछे काल शब्द लगा दिया, जो नवीनता से चौंकाता है तो है ही, परंतु कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत करता। बस तूने एक थोड़ा सा नया नाम रख दिया है, बाकी कोई तेरा भी कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हो रहा। विश्वनाथ, तेरा भी रिजेक्ट है। वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी ना किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। यहाँ नगेंद्र जी कहते हैं कि सबका मैंने चेक कर लिया, किसी का नामकरण मुझे बढ़िया नहीं लगा, केवल हजारी जी का नामकरण जिसने आदिकाल को आदिकाल नामकरण दिया, उसमें सारी विशेषताएं नजर आ जाएंगी। अगर कोई कहना चाहे कि इस वाली चीज़ की यहाँ से शुरुआत हुई है बीज रूप से आदि से, भाषा की शुरुआत हुई है तो आदि से, कोई रचनाओं की शुरुआत हुई है तो यहाँ से आदि से, तो हर काम की शुरुआत हम आदि से कहने से हम आदिकाल नामकरण कह सकते हैं। तो इसीलिए कहते आदि नामकरण करना उपयुक्त है। यहाँ से सबको पता चलेगा कि आदिकाल नामकरण पढ़ते ही उसको पता चलेगा कि आदि से किसी चीज़ की शुरुआत हुई होगी, इसलिए तेरा आदिकाल नामकरण बढ़िया है, जिसे सब लोगों ने स्वीकार किया है, जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारण, शिल्प, भेद आदि से संबंध सभी गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी। कहते इतिहास की भाषा का आरंभ कहाँ से हुआ? आदिकाल से, तो ये भी गुत्थी सुलझ गई। इस कहाँ से इस विचारधारा का आरंभ हुआ है किसी विचारधारा का, तो वहाँ से भी ये गुत्थी, मतलब कि कोई लिखने की शैली, शिल्प दृष्टि से, भेदों की दृष्टि से, हर प्रकार से ये नामकरण आदिकाल बिल्कुल उपयुक्त है। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है। आदिकाल में एक पूरी पृष्ठभूमि आ जाएगी। देखिए, अगर आप आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण देते तो उसमें तो सिर्फ एक पक्ष को ही ध्यान में रखकर कर दिया ना, कि वीरता परक रचनाएं हो रही थी। फिर भाषा की दृष्टि से क्या हुआ? भाषा का तो आपने बताया ही नहीं उसमें, तो वहाँ एक पक्षीय हो जाता। इसीलिए आदिकाल में सब कुछ समा जाएगा कि भाषा का शुरुआत कहाँ से हुई, वहाँ से रचनाओं का शुरुआत, आदि शब्द क्या लगा देता है? एक बीज रूप में लगा देता है कि वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई है। तो पढ़ने वाले को भी पता लग जाएगा कि आदिकाल नामकरण पढ़ते ही उसको पता लग जाएगा कि यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई है किसी चीज़ की, चाहे वो कोई भाव की शुरुआत हुई हो, या किसी भाषा की शुरुआत हुई हो, या किसी शिल्प की, कहीं दृष्टि की, कोई शैली की, हर चीज़ नामकरण ये नाम बोध करवा रहा है आदिकाल। तो भाषा की कहते इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे चलकर एक साहित्य खड़ा होता है, क्योंकि एक जब बीज बोते हैं किसी चीज़ का, उस पर ही तो एक पूरा पेड़ खड़ा होता है ना। तो ये बीज क्या है? आदिकाल है, उस पर पूरा साहित्य खड़ा होगा। अब तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज देते हैं। कहते फिर भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल, आधुनिक काल, सबकी जो सारी प्रवृत्तियाँ आदिम बीज। अब आप लोग देख लीजिए, भक्ति काल का ही आदिम बीज हमें कहीं ना कहीं आदिकाल में मिला था ना। क्या ऐसा नहीं है? एक भक्ति परक रचनाएं हो रही थी आदिकाल में, क्यों? सिद्ध और नाथ लोग कर रहे थे ना भक्ति काल की रचनाएं, चाहे वो धर्म के नाम पर कर तो रहे थे ना। तो कहीं ना कहीं हर काल का बीज रूप हमें कहाँ मिलता है? आदिकाल में मिलता है। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनमें भी वे सभी रूप मिलते हैं हमें। आदिकाल में जो रचना शैली शुरू हुई है, क्या वो आपको प्रवृत्ति काव्य में नहीं मिली है? देखिए, सरहपाद आदिकाल का कवि है, उसने जो दोहा पद्धति शैली लेकर आया, क्या वो आगे चलकर आपको भक्ति काल के कवियों में नहीं मिली है? तो देखो, शैली का बीज रूप भी तो आदिकाल से शुरू हो गया, आने वाले लोगों ने उस शैली को अपनाया। इस काल की आध्यात्मिक श्रृंगारी वीरता की सब प्रवृत्तियों का विकास हुआ। जो आध्यात्मिक रचनाएं लिखी जा रही थी, जो श्रृंगारिक रचनाएं लिखी जा रही थी, जो वीरता परक रचनाएं लिखी जा रही थी, ये सब आदिकाल में रचनाएं लिखी जा रही थी। क्या आदिकाल के बजाय आदिकाल में तो लिखी जा रही थी, आदि मतलब शुरुआत हो चुकी थी। क्या आगे चलकर आपको आध्यात्मिक रचनाएं नहीं मिलती? क्या आगे चलकर आपको श्रृंगारिक रचनाएं नहीं मिलती? क्या आगे चलकर आपको वीर परक रचनाएं नहीं मिलती? मिलती हैं। उदाहरण स्वरूप आध्यात्मिक रचनाएं जो सिद्धनाथों द्वारा लेकर आए, श्रृंगारिक रचनाएं बहुत से आदिकालीन कवि लेकर आए। क्या आगे चलकर आप भक्ति काल में आध्यात्मिक रचनाएं नहीं देखते? क्या आधुनिक काल में जाकर आप हरिओद का देख लीजिए, उन्होंने भी तो कृष्ण पर लिखा है। वीरता परक रचनाएं क्या इसी आदिकाल में मिलेंगी? क्या आपको आधुनिक काल में श्रृंगारिक रचनाएं या वीरता परक रचनाएं नहीं मिलेंगी? मैथिली शरण गुप्त जी वीर परक रचनाएं नहीं लिख रहे थे क्या? भारतेंदु जी ने खुद श्रृंगारिक रचनाएं लिखी हैं,
उन्होंने ब्रज भाषा में क्या उन्होंने कृष्ण जी का वर्णन नहीं किया अपनी रचनाओं में? बिल्कुल किया है। तो यहाँ आदि रूप में शुरुआत हो चुकी थी और इस शुरुआत का कहते हैं आपको आधुनिक काल तक की एंट्री कर जाओ, वहाँ से हर प्रकार की ऐसी रचनाएं मिलेंगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसी प्रवृत्तियों का विकसित रूप आपको आगे आने वाले प्रवृत्ति साहित्य में मिलता है। इसलिए आदिकाल ही सबसे क्या है, उपयुक्त और व्यापक नाम है। धन्यवाद।